My dear student and learner, in the second lecture of interviews related question and pre-ITT dissertations question, we are going to discuss more 6 question. But before going to that, आपको इसको सब्सक्राइब कर देना चाहिए और ये घंटी बजा देना चाहिए. अगर ये आप घंटी बजा दोगे ना, जब यहाँ से मैं घंटी बजाऊंगा तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो आपके तक पहुंच जाएगा. So let us see what is that. What is the application difference of स्टेबिलिटी स्टडी एंड स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड. बहुत सारे स्टूडेंट इस दोनों टर्मिनोलॉजी में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टेबिलिटी स्टडी क्या है और स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड्स क्या है. सो आई शो यू इन सिंपल लैंग्वेज. ये स्टेबिलिटी स्टडी हमको एक्सपायरी डेट डिसाइड करने के लिए यूज होता है और स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड्स होती है जो मेथड स्टेबिलिटी स्टडी को एनालिसिस करने वक्त यूज होती है और उसके डाटा के बेसिस पे हम एक्सपायरी डेट डिसाइड करते हैं. लेट अस सी, वी हैव टू स्टेबिलिटी स्टडी एंड स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड. तो स्टेबिलिटी स्टडी में क्या आएगा? इट इज यूज्ड इन लाइफ साइंस, इट इज यूज्ड इन अ केमिकल एंड फूड एंड बेवरेज. जहां पे एक्सपायरी डेट निकालनी होती है वहां पे वो होता है. The second thing is, the most important is, we can say to determine the environmental condition. देखो यहाँ से कोई हमारा केमिकल, कोई लाइफ साइंस का मेडिसिन यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर दूसरी कंट्री में जाता है तो उस वक्त वहां पे एनवायरमेंटल इफेक्ट आती है. वो एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसी आएगी वो यहाँ से पता चलता है. वो उसको एनालिसिस करने के बाद आपको पता होगा कि रियल टाइम स्टडी, then intermediate study, then accelerated stability study. ये स्टडी करते हैं ना, उसके डेटा के बेसिस पे हम एक्सपायरी डेट निकालते हैं. स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड्स आप देखो तो उसको दूसरा फोर्स डिग्रेडेशन भी बोल सक जाता है. तो उसमें क्या करते हैं, उस वक्त डिग्रेडेशन हमें इंटेंशनली करना है. तो वैलिडेटेड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड, आप कुछ चीज का क्वांटिफाइड कर रहे हो उस वक्त जो एनालिटिकल मेथड होती है दैट कैन डिटेक्ट द उसमें क्या चेंज आते हैं फिजिकल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. वो ड्रग सब्सटेंस के लिए भी हो सकता है और ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है. और सबसे मेन उसका यूज ये है कि जब आप स्टेबिलिटी स्टडी रखोगे उस वक्त उसमें कुछ डिग्रेडेंट प्रोड्यूस होंगे तो हमारी मेथड कैसी होनी चाहिए, हमारी मेथड ऐसी होनी चाहिए कि वो डिटेक्ट कर पाए किसको, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट. तो स्टेबिलिटी स्टडी के दौरान जो इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस होती है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो मेथड यूज होती है वो स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड होती है. तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए. लेट अस गो अहेड. ये एक एग्जांपल दिया है कि हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, उसमें 25 ml 100 ml का सॉल्यूशन होना चाहिए. अरे सॉरी 25 ml 10 ppm का सॉल्यूशन होना चाहिए. ये हमारे पास एक टैबलेट है. ये टैबलेट का एवरेज वेट 500 मिलीग्राम है, उसका लेबल क्लेम 100 मिलीग्राम है और हमको बता दिया गया है कि आपको 3 डाइल्यूशंस करने. देखो लास्ट में हमारा 25 ml का वॉल्यूमेट्रिक लेना है तो हमें हो सके तो यहां से 250 मिलीग्राम जितनी ड्रग लेनी चाहिए. तो आपको मैं बता दूं कि 500 मिलीग्राम ये होगा तो ये होगी 100 मिलीग्राम. तो यहाँ पे हमें 250 मिलीग्राम चाहिए तो ये कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 1250 मिलीग्राम टैबलेट का पाउडर, टैबलेट पाउडर. उसमें हमारी ड्रग कितनी होगी 250 मिलीग्राम. लेट अस सी क्या होता है. सो इन दैट केस वी विल टेक 1250 milligram of tablet powder
तो ये टैबलेट पाउडर में आप सोच लीजिए कि कितना होगा हमारा एपीआई, उसमें होगा 250 मिलीग्राम ड्रग, ठीक। सो दैट इज ट्रांसफर इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ट्रांसफर इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये हो गया हमारा 100 ml का वॉल्यूम, उसको स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पे होगा 250 मिलीग्राम ड्रग ली, किसमें 100 ml में, उसको ppm में कन्वर्ट करने के लिए उसको उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 2500 ppm। सेकेंड, उसमें हम ऐसा कुछ करते हैं कि भाई यहाँ से लेके सेकेंड डाइल्यूशन में हम यहाँ से कितना ml लेंगे, 1 ml लेके उसको किस में डालेंगे, 1 ml इंटू उसको 10 ml तक डाइल्यूट करेंगे। तो क्या होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 ml लिया, 10 ml तक डाइल्यूट किया, और ये हो गया 2500, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसका ppm कितने हुए, 250 ppm। ये फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड डाइल्यूशन। अभी मैं थर्ड डाइल्यूशन लगाता हूं, देख लीजिए। तो इसमें से हमें क्या करना चाहिए, 1 ml लेके उसको 25 ml के वॉल्यूमेट्रिक में डालना है, 1 ml इंटू 250 ml। तो क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू 250 ml, कैंसिल आउट हो जाएगा 250। व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 10 ppm। देखो हमारी सभी कंडीशन फुलफिल हो गए, 10 ppm हो गया, 25 ml का वॉल्यूमेट्रिक हो गया, और लास्ट में हमें 3 ही डाइल्यूशन करने थे, तो 3 डाइल्यूशन भी हो गए। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ये डाइल्यूशन स्कीम बोलते हैं। The next is what are the mobile phase buffer with example। बफर बहुत ही बेस्ट आइटम होती है हमारी, वो पीएच को रेजिस्ट करती है। ज्यादातर हम देखें तो हमारा मोबाइल फेस बफर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है, जो हमारे ड्रग्स होती, जिसको हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो हमारे ड्रग आयोनिक कंपाउंड होगी। तो उसको हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पीएच चेंज कर देंगी, किसका, मोबाइल फेस का। अगर मोबाइल फेस का पीएच चेंज हो गया तो वी आर गेटिंग अ चेंज इन रिटेंशन टाइम, चेंज इन पीक शेप, ये सब में चेंज आएगा। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें ये मोबाइल फेस में बफर डालना चाहिए, दैट विल रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करेगा किसके लिए, रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच, ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा, किसके, मोबाइल फेस की। तो हमें क्या होगा, तो उसके हम ये मुनाफा होगा कि वी आर गेटिंग द सेम आरटी, वी आर गेटिंग द पीक शेप। तो अभी बात आई कि कौन से बफर होते हैं। द फर्स्ट इज एक फॉस्फेट बफर हुआ करता है, द सेकेंड इज एसीटेट बफर, ये दोनों बफर एचपीएलसी में ज्यादातर यूज होते हैं, एंड थर्ड वन इज, ये थोड़ा बहुत यूज होता है। मैं आपको बता दूं कि ये इसके 3 पीके है, ये 2.1, तो उसका +1, सॉरी उसका -1 और +1 लगा दीजिए, ये उसकी रेंज हो गई। अगर मुझको 3 पीएच बनानी है मोबाइल फेस की, तो कौन सा बफर सूटेबल होगा, तो मेरे लिए ये फॉस्फेट बफर ही सूटेबल होगा। उसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, Na2PO4, Na2HPO4, KH2PO4, K2HPO4, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मुझको मेरा मोबाइल फेस का पीएच 4.5 बनाना है, तो मुझे कौन सा बफर लेना चाहिए, मुझे ये बफर लेना चाहिए, क्योंकि ये उसकी बफर कैपेसिटी की रेंज है, क्योंकि उसका पीके 4.8 है, -1 +1 कर दीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये ज्यादातर 2 ही यूज होते हैं। इस तरह से हमें मोबाइल फेस, आपको कोई बताए कि भाई 8 पीएच चाहिए, कौन सा बफर यूज करोगे, तो हम बता देंगे फॉस्फेट बफर। और फॉस्फेट बफर की रेंज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल है, इसीलिए ज्यादातर आप देखोगे ना तो एचपीएलसी में यही यूज होता होगा।
phosphate buffer. Let us see what is mobile phase or what is stationary phase. It is non-movable phase and ज्यादातर stationary phase में हमारे पास सिलिका बेस्ड होता है और पॉलीमर बेस्ड होता है। मैं आपको बता दूं हमारे पास C18 ये एक टाइप्स का पॉलीमर है, उसका दूसरा नाम ODS है। द फुल फॉर्म ऑफ ODS इज ऑक्टाडेकाइल सिलेन। ऑक्टा मींस 8, डेका मींस 10, सिलेन। सेकेंड वन इज C8 कॉलम है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फिनाइल कॉलम भी होती है। देन वी हैव साइनो कॉलम, वी हैव एमिनो कॉलम, we have a diol column, that is only silica, only silica भी हुआ करती है, उसको बोलते हैं सिलिका पेस्ट। तो ये बात हो गई थोड़ी बहुत स्टेशनरी फेज की। इसमें कायरल भी होता है। अगर आपको कायरल स्टेशनरी फेज चाहिए तो आपका जो स्टेशनरी फेज है उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, किराल सेंटर। तो आप ज्यादातर देखोगे तो किराल सेंटर वाला स्टेशनरी फेज कौन सा होगा? दो चीज के, एक कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर यूज होता है, एंड सेकेंड थिंग इज वी शुड हैव अमीनो एसिड्स। आप देख लो ऑल अमीनो एसिड्स में कायरल सेंटर होता ही है, इस तरह से यूज होता है। लेट अस गो अहेड, ब्रीफली एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटीज एज पर आईपी। आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के मुताबिक उसका क्या मतलब होता है? देखो मैं बता दूं, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज पहले हम समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ये है कि अगर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस ले लेता हूं, कितना ग्राम भाई? 1 ग्राम, और अगर मैंने इसमें 1 ml और लेस देन 1 ml में शायद डिसॉल्व हो गया तो हम बताएंगे कि ये जो सब्सटेंस है वेरी सॉल्युबल में आएगा। अगर 1 ग्राम को सॉल्युबल करने के लिए मुझको 20 ml सॉल्वेंट चाहिए तो ये कहां, यहां पे आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्युबल। ये याद रखने का तरीका मैं इस तरह से याद रखता हूं कि ये सॉल्युबल जो है वो 10 to 30 है, एक ही है कि जो 30 यहां पे आता है। तो आप देख लीजिए 1, 2 एंड 3, ये थर्ड वाला है तो ये थर्ड पे 30 आता है। उसके बाद आप देखिए 1 से 10, एक 0 इंक्रीज हुआ और एक 0 और एक 0 और एक 0 और एक 0, ठीक है। तो उसमें से ये हो जाएगा वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल। उसके बाद वी हैव स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, और ये दोनों के बीच में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, और लास्ट में हो जाएगा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मैं आपको बता देता हूं कि आप कुछ 1 ग्राम सब्सटेंस ले लीजिए और उसमें 10 लीटर को आपका सॉल्वेंट डाल दीजिए, और मोर देन 10 लीटर, आप 10 लीटर और 10 लीटर से ज्यादा भी डालोगे ना तो उसमें ये जो सब्सटेंस है सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कि दैट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। तो इस तरह की बात थी। तो मेरे दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए, उसके आंसर भी आपको बताए। आपको अभी ये अच्छा लगे तो उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो अगर दूसरे जो फार्मेसी के बच्चे हैं उनको तक भी ये पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।